नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए विनोद कुमार शुक्ल की अमर रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी। भाग 5। रात के बीतने से जाता हुआ अंधेरा शायद हाथी के आकार में छूट गया था। जो सुबह होगी हाथी के आकार का अंधेरा हाथी के आकार की सुबह होकर बाकी सुबह में घुल मिल जाएगी। एकदम बहनिया जब रघुवर प्रसाद की नींद खुली, सोनसी बिस्तर पर सो रही थी। रघुवर प्रसाद उठे। कमरे में अधिक अंधेरा था। खिड़की से बाहर सुबह का कम अंधेरा था। रघुवर प्रसाद दरवाजा खोलकर बाहर आए। सड़क की बत्ती गुल थी, रात से नहीं जली थी। रघुवर प्रसाद दरवाजे की देहरी पर बैठ गए। उन्हें लगा कि नीम के पेड़ के नीचे अंधेरा अधिक है। नीम के पेड़ के नीचे का अधिक अंधेरा हाथी के अंधेरे के आकार का था। रात के बीतने से जाता हुआ यह अंधेरा शायद हाथी के आकार में छूट गया था। जो सुबह होगी हाथी के आकार का अंधेरा हाथी के आकार की सुबह होकर बाकी सुबह में घुल मिल जाएगी। परंतु रघुवर प्रसाद ने देखा कि जो सुबह हो रही थी और उजाला फैल रहा था, हाथी के आकार का स्पष्ट अंधेरा हो रहा था। सुबह इस अंधेरे को भूल रही थी। इस हो रही सुबह को क्या रघुवर प्रसाद याद दिलाए चिल्लाकर कि इस हाथी के आकार के अंधेरे को तुम भूल गई हो। पर रघुवर प्रसाद सोचते रहे और पूरी सुबह हो गई। पूरी सुबह में वह सचमुच का हाथी था। हाथी पर साधु नहीं था। तब तक सोनसी उठकर आ गई थी। उसने भी हाथी को देखा। साधु हाथी छोड़कर चला गया। हो सकता है, सोनसी ने कहा। उसे अभी पूरा विश्वास था कि साधु पास की गली में हो। फिर उसने आशा छोड़ दी। एक न एक दिन यही होना था। पड़ोसियों को मालूम होगा तो गुस्सा होंगे। अभी साधु के आने की आशा है। मुझे नहीं है। तोते का पिंजड़ा उसने पड़ोसी को दिया। पिंजड़ा हम रख लेते। हाथी कैसे संभालेंगे? हाथी की देखभाल मैं कर लूंगी। तुम चिंता मत करो, सोनसी ने कहा। हम मिलकर देखभाल करेंगे। पता लगाकर वन विभाग को हाथी दे देंगे। वन विभाग तक हाथी कैसे ले जाएंगे? वन विभाग वालों की यहाँ बुला लाएंगे। वे हाथी ले जा सकेंगे। अच्छा, तुम मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। पहले तुम तैयार हो जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। कुछ नहीं होगा। देखना क्या? चलो उठो। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को हाथ पकड़कर उठाया। दरवाजा खुला रखा गया था ताकि आते जाते हाथी को देखा जा सके। रघुवर प्रसाद बाहर आकर हाथ मुंह धो रहे थे। वे सोचते जा रहे थे कि अभी सुबह हाथी के लिए क्या करें। चाय बन गई, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद अंदर गए। चाय लेकर वे दरवाजे के पास देहरी पर बैठ गए। देहरी पर मत बैठो, अम्मा मना करती है। शाम के लिए मना करती हैं कि कुबेरी बेरा है। यह समय तो सुबेरा है। हाँ, साधु हम लोगों को हाथी की देखभाल सिखा देता तो अच्छा था। चाय पीते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी अपनी चाय लेकर वहीं बैठ गई। तुम 4 बाल्टी पानी से हाथी को पहले नहला देना, सोनसी ने कहा। फिर हंसिया लेकर पेड़ की डाल काट लेना। आज महाविद्यालय की छुट्टी ले लूंगा। साधु कहाँ रहता है यह भी तो नहीं मालूम। शायद बीमार हो। बीमार होता तो घर पर हाथी रखता, यहाँ क्यों छोड़कर जाता? वह अपनी देखभाल कर लेगा। पर हाथी की देखभाल करते नहीं बनेगा। चाय पीकर मैं देखता हूँ कि पेड़ पर छुपकर बीड़ी पीने वाला लड़का बैठा है या नहीं। उससे पूछेंगे कि उसने साधु को हाथी लाते हुए देखा था। साधु किधर गया? इतनी सुबह लड़का नहीं आया होगा। बीड़ी पीने की तलब लगी होगी तो आया होगा। उस लड़के से कहना कि वह यहाँ नीम के पेड़ पर बैठा रहे। यहाँ हाथी की देखभाल हो जाएगी। मैं उससे पूछूंगा। हाथी को तो वो वहां से भी देख सकता है।
रघुवर प्रसाद हाथी की नजर बचाकर निकलना चाहते थे। पीछे हाथी आ सकता था। तभी सोनसी ने कहा, सुनो, वे रुक गए। हंसिया भी साथ ले जाओ। उससे कहना कि वह पेड़ की डाल हंसिया से काट दे तो अच्छा हो। पेड़ पर तो चढ़ा है, तुम पेड़ की डाल यहाँ ले आना। हाँ, यह ठीक रहेगा। सोनसी से हंसिया लेकर रघुवर प्रसाद सड़क के किनारे से बढ़े। पैजामा बनियान पहने थे, परंतु हाथी ने उनको देख लिया। हाथी धीरे धीरे चलते हुए उनके पीछे हो लिया। सोनसी देख रही थी, वह डरी नहीं। पेड़ पर चढ़े हुए लड़के ने रघुवर प्रसाद को बताया कि हाथी इनके पीछे आ रहा है। रघुवर प्रसाद ने मुड़कर देखा। वे पेड़ के नीचे गए। उन्होंने लड़के से पूछा, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ बहुत पहले से हूँ। नींद खुल गई थी। साधु को हाथी छोड़कर जाते हुए देखे थे। हाँ, उसने हाथी को प्यार किया था। किधर गया? इधर, उसने इशारा किया। अच्छा, तुम हाथी के लिए पेड़ की पतली डाल तोड़ सकोगे? हाथी भूखा है। मैं हंसिया लाया हूँ। लड़का पेड़ से थोड़ा नीचे उतरा। रघुवर प्रसाद ने हाथ ऊंचा कर उसे हंसिया पकड़ाया। वह फिर चढ़ गया। हाथी वहां आ गया था। लड़का पेड़ की डाल काट कर गिराने लगा। रघुवर प्रसाद पीछे हट गए थे। पेड़ की डालों को देख हाथी समझ गया कि यह उसके लिए है। हाथी उसकी तरफ बढ़ा। हाथी को खाता देखकर रघुवर प्रसाद खुश हो गए। पेड़ पर चढ़ा लड़का भी खुश था। उधर सोनासी भी बहुत खुश थी। तय गुनगुना रही थी और थोड़ा थिरक रही थी। सड़क अभी तक सुनसान थी। दूर से बैलगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह का सब कुछ सुनाई और दिखाई देने लगा था। हाथी के खाने का जब तक जुगाड़ नहीं था, सुबह में रुकावट थी। सोनसी वहां आ गई। डाल को अपने हाथ से हाथी को खिलाने लगी। बस हो गया, रघुवर प्रसाद ने लड़के से कहा। लड़का नीचे उतर आया। वह अपने हाथ से हाथी को खिलाने लगा। रघुवर प्रसाद भी खिलाने लगे थे। सोनसी को घर का काम करना था। वह लौट आई। रघुवर प्रसाद ने लड़के से पूछा था, तुम अभी पेड़ पर रहोगे ना? हाँ, पेड़ पर रहूंगा। हाथी के खाने के लिए अभी बहुत है। मैं जाऊं? उन्होंने लड़के से पूछा। हाँ, लड़के ने रघुवर प्रसाद को हंसिया लौटा दिया था। घर आकर रघुवर प्रसाद फिर देहरी पर दरवाजे से टिककर बैठ गए। वे हाथी को आता हुआ देख रहे थे। सोनसी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जाओ, तालाब से नहाकर आ जाओ। मैं कब की नहा चुकी हूँ। मैं हाथी को देख रहा हूँ, वह क्या करता है। उसका पेट भर गया है। उसकी चिंता नहीं है। इधर उधर न चला जाए। गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं होगी। हाथी समझदार है। तुम टेम्पो से महाविद्यालय चले जाना। अच्छा, मैं नहा कर आता हूँ। हाथी का ध्यान रखना। हाँ, रखूंगी। रघुवर प्रसाद की चड्डी बनियान चारपाई पर रखी थी। कपड़े और अंगोछा भी लेकर वे खिड़की से कूद गए। गोबर से लिपी पगडंडी पर वे भागते जा रहे थे। जाते समय बूढ़ी अम्मा नहीं दिखाई दी। लौट रहे थे तब एक पेड़ के नीचे बैठी थी। बूढ़ी अम्मा, क्या कर रही हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। ठहर ठहर। बूढ़ी अम्मा ने भागते हुए रघुवर प्रसाद को रोका। बूढ़ी अम्मा के हाथ में ताजी पत्ती से बना एक दोना था। उसमें 2 बताशे थे। बूढ़ी अम्मा ने गरम गरम इसे चुआया हो बताशे से ताजी गंध आ रही थी। इसे खा ले। बूढ़ी अम्मा ने बताशा तोड़कर रघुवर प्रसाद को खिलाया। ले जा, सोनसी को दे देना, दोना पकड़ाते हुए बूढ़ी अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद दोना लेकर भागे। आधा बताशा रास्ते में फिर खाया। कमरे के अंदर घुसते हुए उन्होंने खुले दरवाजे से देखा था, हाथी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था।
सोनसी को दोना पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा ने दिया है, खा लो। मैंने खा लिया है। सोनसी ने आधा बताशा खाया और आधा बचा बताशा रघुवर प्रसाद को दिया तो उन्होंने खा लिया। पड़ोस में ताला बंद था, इसलिए अच्छा था। घर के सामने एक छुट्टा हाथी से खतरा हो सकता था। उसकी हल्की टक्कर से दीवार भरभरा कर गिर सकती थी। उसकी समझदारी पर एक सीमा तक विश्वास किया जा सकता था। जो समझदारी थी वह सिखाई हुई समझदारी थी। इस सिखाई हुई समझदारी पर ही विश्वास किया जा सकता था। इसके अलावा जो था उस पर विश्वास नहीं था। हाथी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ चुपचाप था, साधु नहीं था। रघुवर प्रसाद तो नहा चुके थे। उन्होंने सोनसी से कहा, हाथी नहीं नहाया, तालाब ले जाते तो अच्छा था। महाविद्यालय के आगे के तालाब में वह नहाता है। उसका नहाने का मन हो रहा होगा। अपने मन से जाकर नहा क्यों नहीं लेता? हम उसे रोक तो नहीं रहे थे। सोनसी ने कहा, यहीं खड़ा रहे तो अच्छा है, चला गया तो चिंता होगी। हाँ, महाविद्यालय की छुट्टी ले लेता हूँ। वैसे मैं हाथी की देखभाल कर लूंगी, तुमसे नहीं बनेगा। छुट्टी का आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को दे आता हूँ। वे नहीं मिले तो आवेदन पत्र देने महाविद्यालय जाना होगा। कैसे जाओगे? हाथी देखेगा तो वह पीछे आएगा। उनका घर भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में है। हाथी का वहां जाना ठीक नहीं है। छुट्टी का आवेदन पत्र लिखने के बाद रघुवर प्रसाद ने दरवाजे से झांककर हाथी को देखा। हाथी घर की तरफ नहीं देख रहा था। सड़क की इक्का दुक्का हलचल पर उसका ध्यान होगा। मैं जा रहा हूं, उन्होंने धीरे से कहा। हल्के से दरवाजा खोला। पैर दबाकर घरों के किनारे किनारे वे चले। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि हाथी वहीं खड़ा था। तेजी से विभागाध्यक्ष के घर की ओर वे बढ़े। मन हुआ कि दौड़ते जाए तो समय बचेगा। आवेदन पत्र कमीज की ऊपर की जेब में था। वे दौड़ने लगे। जेब के चिल्लहर बज रहे थे। दौड़ने से गिर न जाए इसलिए बाएं हाथ से जेब दबाए वे दौड़ रहे थे। विभागाध्यक्ष जलेबी का पूड़ा पकड़े सड़क की दूसरी ओर से घर आ रहे थे। रघुवर प्रसाद को उन्होंने दौड़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि क्या बात है। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष को नहीं देखा था। वे विभागाध्यक्ष के घर की ओर मुड़े तो विभागाध्यक्ष ने आवाज दी, रघुवर प्रसाद, रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद ने आवाज नहीं सुनी। पास एक आदमी जा रहा था। वह समझ गया था कि दौड़ने वाले को आवाज दी जा रही है। न तो वह रघुवर प्रसाद को जानता था, न विभागाध्यक्ष को। सहायता की दृष्टि से उसने रघुवर प्रसाद से कहा, रघुवर प्रसाद। सुनकर रघुवर प्रसाद ठहर गए। वे विस्मय से आदमी को देख रहे थे। आपको बुला रहे हैं, उसने विभागाध्यक्ष की ओर इशारा किया। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष को देखा तो विभागाध्यक्ष ने हाथ उठाया। क्या बात है रघुवर प्रसाद? चिंतित से विभागाध्यक्ष ने पूछा। आज की छुट्टी का आवेदन पत्र देना था सर। सब ठीक तो है ना? रघुवर प्रसाद कुछ कहते कहते रुक गए। चलो घर पर बैठते हैं, जलेबी ठंडी हो रही है। नहीं सर, मुझको जल्दी है। किस बात की जल्दी? कुछ नहीं सर। आवेदन पत्र उन्होंने विभागाध्यक्ष को दिया। जलेबी नहीं खाओगे? नहीं सर। छुट्टी लेकर क्या खिड़की के पीछे घूमने जाओगे? नहीं सर। अच्छा, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे घर आता हूँ। नहीं सर। सब ठीक है। सब ठीक है तो छुट्टी क्यों ले रहे हो? विभागाध्यक्ष ने कहा। वैसी बात नहीं है, कहकर रघुवर प्रसाद तेजी से मुड़े। मुड़कर 2 कदम बाद उन्होंने सर कहा। यह सर उन्हें पहले कही हुई बात के साथ कहना था कि बात है, पर वैसी बात नहीं है सर। जो कहने से छूट गया था बाद में निकला। बाद में निकले सर के कारण विभागाध्यक्ष ठहर गए थे कि रघुवर प्रसाद कुछ कहेंगे।
इस सर को उन्होंने कुछ कहेंगे का पहला कहा हुआ शब्द समझा। रघुवर प्रसाद बिना कहे चले गए। विभागाध्यक्ष ने सोचा कि रघुवर प्रसाद झंझट में है। वे पूछेंगे कि सर कहने के बाद उन्होंने आगे कहा क्यों नहीं। लौटते समय भी रघुवर प्रसाद कुछ दूर तक तो दौड़े थे, फिर थक जाने के कारण नहीं दौड़े। बाद में वे धीरे लौटे। उन्हें हाथी दूर से दिख गया था। वे अभी भी कुछ छुपकर लौट रहे थे। हाथी ने रघुवर प्रसाद को देख लिया था। वह रघुवर प्रसाद की तरफ नहीं बढ़ा। शायद हाथी ने सोचा होगा कि रघुवर प्रसाद उससे दूर नहीं जा रहे हैं, पास आ रहे हैं। कितने दिन हो गए में ही रहने देना चाहिए। दिन को गिनती में नहीं समझना चाहिए, किसी को भी नहीं। गिनती चार दीवारी की तरह है जिसमें सब मिट जाता है। अंतहीन जैसे का भी गिनती में अंत हो जाता था। जो गिना नहीं गया उसका विस्तार अनंत में रहता था कि वह कभी भी कहीं भी है, चाहे कितना छोटा या कम क्यों न हो। अभी सुबह से घर के सामने का हाथी कब से है हो गया था। सुबह बीती थी। यह ऐसी बीती थी कि रोज की सुबह लग रही थी। रघुवर प्रसाद हाथी को हमेशा की तरह देख रहे थे। हाथी ने रघुवर प्रसाद को हमेशा की तरह देखा होगा। सुनसी हमेशा की तरह घर का काम करते हुए हाथी को देख जाती थी। स्वाभाविक तौर पर उसकी मनस्थिति ऐसी थी कि वह खुशी से भरी रहती। हाथी का सुख हाथी की चिंता से बड़ा था। रघुवर प्रसाद घर के अंदर घुसे। उनके आते ही सोनसी ने कहा, खाना थोड़ी देर में बन जाएगा, पर मैं महाविद्यालय नहीं जाऊंगा। छुट्टी का आवेदन पत्र मैंने विभागाध्यक्ष को दे दिया है। भूख नहीं लग रही है? लग रही है। गरम गरम खा लेना। तुम नहीं खाओगी? सब काम करने के बाद खाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। घर का सब काम तुम्हारे खाने के बाद खत्म होता है। विभागाध्यक्ष से रहा नहीं गया कि रघुवर प्रसाद झंझट में होंगे। कुछ कहा नहीं और रघुवर प्रसाद के घर उन्हें जाना चाहिए। महाविद्यालय जाते समय वे रघुवर प्रसाद के घर की ओर मुड़े। रघुवर प्रसाद के घर के सामने खड़ा हुआ हाथी उन्हें दिखा। उन्होंने सोचा था यदि खास बात नहीं हुई तो वे रघुवर प्रसाद को स्कूटर पर महाविद्यालय ले जाएंगे, परंतु हाथी था। रघुवर प्रसाद छुट्टी लेकर हाथी से घूमने जा रहे हैं। रघुवर प्रसाद और सुनसी दरवाजे पर बैठे थे। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष को देखा तो उठकर खड़े हो गए। सोनसी भी खड़ी हो गई। विभागाध्यक्ष स्कूटर खड़ा कर रहे थे तो रघुवर प्रसाद ने चिल्लाकर कहा, वहां नहीं, दूर रखिए और दूर, संभल कर आइए। साधु नहीं है, अकेला हाथी है। हाथी से दूर स्कूटर खड़ा कर विभागाध्यक्ष किनारे से रघुवर प्रसाद के पास आए। साधु कहाँ गया? विभागाध्यक्ष ने पूछा। नहीं है, हाथी छोड़कर चला गया। रघुवर प्रसाद ने झेंपते हुए कहा। क्या इसीलिए छुट्टी ले रहे हो? जी सर, हाथी की देखभाल के लिए। कब तक देखभाल करोगे? 2-1 दिन बस, फिर जंगल विभाग को दे दूंगा। क्या मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए? आगे फौजदारी का मामला बन सकता है। हाथी तोड़ फोड़ करे, लोग तुम पर मुआवजे का मुकदमा दायर कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, परंतु सोचो तो परेशानी है। भूल जाओ, घर के सामने हाथी है। हाथी तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे हो गई? सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर जब जिम्मेदारी है कि उसे हटा देना चाहिए। यह तो हाथी है सर, मेरा परिचित हाथी। एक बड़ा जीव है, कुछ न कुछ करना होगा। 2-1 दिन देखूंगा कि साधु आ जाए। अच्छा यह बताओ, तुमने आवेदन पत्र देने के बाद जाते जाते सर कहाँ और कुछ नहीं कहाँ चले गए? अब बात यह है सर, पहले बात करते समय मैं आपको सर कहना भूल गया था। बाद में याद आया तो भूला हुआ अकेला सर निकला। मैंने सोचा कि आप पहले कहे हुए के साथ इसे जोड़ लेंगे।
तुम तो कई बार कहना भूल जाते हो। दिन के आखिरी में यदि तुम 10 बार केवल सर सर कह दोगे तो मैं कहाँ तक उस सर को क्या क्या काहे के साथ जोड़कर पूरा करता रहूंगा। अच्छा कल्पना करो, महाविद्यालय का समय समाप्त होने के बाद घर जाने के पहले तुम मेरे पास आए और 10-15 बार केवल सर सर कहकर चले गए। अब मैं घर जाना छोड़कर तुम्हारे सर का हिसाब लगाता बैठा रहूंगा। अगर तुमने आवश्यकता से अधिक बार सर कह दिया तो मैं उसे जमा रखूंगा कि आगे की भूल में हिसाब पूरा कर लूं। नहीं रघुवर प्रसाद, तुम मुझे सर कहना छोड़ दो। जी, रघुवर प्रसाद मुस्कराए। सोनसी चाय लेकर आ गई। रघुवर प्रसाद ने बसी में सोनसी को अपने कप से चाय दी। हाथी से तुम महाविद्यालय नहीं जा सकते। मेरे साथ स्कूटर से चलो और हाथी को भूल जाओ। मैंने अभी खाया नहीं है। डब्बा ले चलो, विभागाध्यक्ष ने कहा। सोनसी ने डब्बा तैयार किया। रघुवर प्रसाद का मन नहीं हो रहा था कि सोनसी कठिनाई में न पड़ जाए। मैंने छुट्टी का आवेदन पत्र दिया है, रघुवर प्रसाद आखिरी में सर कहना चाहते थे पर नहीं कहा। मैं इसे फाड़ देता हूँ। विभागाध्यक्ष ने आवेदन पत्र फाड़ दिया। फिर वे खिड़की के पास गए। खिड़की से सिर निकाला, इधर उधर देखा। उन्होंने गहरी सांस खींची। चलो, विभागाध्यक्ष ने कहा। चलिए, डब्बा लेकर रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद के जाने के बाद खिड़की की तरफ गाय आई। एक रोटी गाय को देने के बाद एक रोटी लेकर सोनसी हाथी के पास गई। दोनों हथेलियों पर रख हाथ फैला उसने रोटी हाथी को दी। हाथी रोटी उठा रहा था पर सोनसी ने आंख बंद नहीं की। सूंड का स्पर्श उसे हुआ था। वह खाना खाने बैठी तो पेड़ पर छिपकर बीड़ी पीने वाला लड़का आया। सोनसी पहले उसे पहचानी नहीं। वह हमेशा पेड़ पर दिखा था। अपने हाथ से हाथी को खिलाने वह पेड़ से नीचे उतरा था, तब धरती पर दिखा था। हाथी के लिए डगाल काट दूं? उसने सोनसी से पूछा। 12-13 साल का लड़का था। कमीज और खाकी हाफ पैंट पहना था, दुबला पतला। आंख बड़ी थी। बाल तेल से चुपड़े कंघी किए हुए थे। खाना खाएगा? सोनसी खाना लेकर बैठी थी। रोटी है? उसने पूछा। भात है, सोनसी ने कहा। एक बड़ी टठुलिया में सोनसी ने उसे भात, हरी मिर्च, थोड़ा प्याज और चुटकी भर नमक दिया। यही वह अपने लिए लेकर बैठी थी। साग नहीं था। वह हड़बड़ हड़बड़ खा रहा था। धीरे खाओ, सोनसी ने कहा। सोनसी की तरफ देखकर वह धीरे खाने लगा। दरवाजा खुला था। सोनसी जहां बैठी थी वहां से हाथी दिख रहा था। फिर हाथी दिखना कम हो गया, थोड़ा हिस्सा सूंड का दिख रहा था। सोनसी खाते खाते सरक गई। अब करीब आधा हाथी उसे दिखने लगा। छुपकर बीड़ी क्यों पीता है? सोनसी ने पूछा। ददा मारता है। मत पिया कर, सोनसी ने समझाया। टठुलिया में उसका भात खत्म हो गया था। वह सिर झुकाए नमक चाट रहा था। भात और दूं? हाँ, दे दो, उसने कहा। उसे बहुत भूख लगी थी। जब तक उसका बाप घर पर रहता वह घर नहीं जाता था। घर के सामने दरवाजे के पास डंडा दीवार से टिका दिखता तो वह समझ जाता कि बाप घर में है। जब डंडा नहीं रहता तब घर में घुसता। उसका बाप राउत था। वह घर घर दूध दोहता और गाय बैल चराने दूर निकल जाता। बाप को यह पता था कि उसके डर से लड़का घर नहीं आता, इसलिए वह अधिक से अधिक समय घर से बाहर रहने का यत्न करता। भूल से घर आ जाता और लड़का वहां होता तो लड़का पीछे आंगन की दीवार फांदकर भाग जाता। अकेला लड़का था। उसकी दोनों लड़की छुटपन में मर गई थी। लड़के के भागने के बाद भी उसका बाप घर पर नहीं रुकता था। उसे लगता कि लड़का कहीं से छुपकर उसे देख रहा होगा कि जब ददा घर से बाहर जाए तो वह घर में घुस सके। बाहर जाते समय वह खांसता,
लड़के की दाई से चिल्लाकर कुछ बोलता। मैं घर देर से लौटूंगा, यह जरूर बोलता था। वह अपने घर से बाहर निकलने को अधिक से अधिक जतलाता था कि लड़के को यह मालूम हो जाए कि वह जा रहा है और खेलने के ध्यान में उसके जाने को भूल न जाए। दरवाजे के पास वह डंडा जानबूझकर रखता था। इससे घर में उसका होना पहले से पता चलता था। लड़के के बीड़ी पीने से वह बहुत चिढ़ता था। उसकी दाई कि लड़का कभी भी घर आ जाएगा, घर से 20-20 दिन बाहर नहीं निकल पाती थी। वह जब तब घर के बाहर रखे डंडे को अंदर छुपा देती ताकि वो घर आ जाए। यदि वो पूछे ददा है तो कहेगी नहीं है। कुछ ऐसा हो जाए कि सब साथ घर में रहने लगे। सोनसी ने भात डाला और सिर हिलाकर उसने मना किया। तब भी सोनसी ने थोड़ा भात परोस दिया। सड़क के किनारे कुछ दूर गूलर का पेड़ था। कमीज के कॉलर में पीछे पीठ की तरफ हंसिया लटकाए वह पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ने में यह आसान पेड़ था। इस पेड़ के बड़े खोखल को देखकर लड़के ने सोचा कि बीड़ी माचिस के अलावा भी कुछ छुपाकर रखा जा सकता है। यहाँ सड़क के आदमी की नजर से वह बचा रह सकता है। पहले का पेड़ अब नहीं रह गया था। पेड़ बदलते रहना चाहिए। यह पेड़ घना था। इसका तना मोटा था, ऊंचा अधिक नहीं था। जब डालियां काटकर वह गिराने लगा तो सोनसी भी वहां पहुंच गई। डाल लेकर वह हाथी तक जाना चाहती थी। भारी होने के कारण डाल घसीट कर ले जाने लगी। डाल के जमीन पर घिसटने से धूल उड़ रही थी। हाथी तक वह पहुंच नहीं पाई थी कि हाथी उसकी ओर आया। हाथी के लिए डाल छोड़ वह हट गई। हाथी गूलर की हरी भरी डाल चाव से खा रहा था। ददा आ रहा है, पेड़ के ऊपर से लड़के ने कहा। कहाँ है? डंडा लेकर आ रहा है। सोनसी ने देखा एक कमजोर दुबला-पतला आदमी था। सिर पर अंगोछा बांधे था। आजू-बाजू इधर-उधर देखता जा रहा था। शायद अपने लड़के को ढूंढ रहा था। अगर उसे मालूम होता कि उसका लड़का पेड़ों में बैठा रहता है तो वह पेड़ों को देखता। ऐसे में गूलर में बैठा हुआ उसका लड़का दिख जाता। सोनसी का मन हुआ कि उसे बतला दे यहाँ गूलर के पेड़ पर उसका लड़का है। उसके हाथ में डंडा नहीं होता तो शायद बता देती। सोनसी को कई बार का देखा हुआ वह लग रहा था। सोनसी अपना फटा पोलका और सुई धागा लेकर आई थी कि गूलर के पेड़ के पास बैठकर पोलका सीती रहेगी और हाथी को देखती रहेगी। घर का दरवाजा उसने उड़का दिया था। अपने ददा को घर से दूर जाते देख लड़के का मन घर जाने का हो गया था। उसने पेड़ के ऊपर से कहा, हो गया अब नहीं काटता। हंसिया उसने नीचे गिराया। नीचे उतरते ही वह घर की तरफ भागा। उसने सोनसी से चिल्लाकर कहा था, घर जा रहा हूँ। सोनसी जमीन पर पड़ा हंसिया उठा रही थी। हाथी गूलर के पेड़ के नीचे डालों को खा रहा था। सोनसी हटकर एक पत्थर पर बैठी पोलका सीने का काम कर रही थी। हाथी को ताकते हुए उसे छोटू की याद आने लगी। वह जिम्मेदारी से हाथी देखने का काम कर रही थी। देखने के अतिरिक्त वह और क्या कर सकती थी? खाली समय में उसे घर की बहुत याद आने लगी थी। याद में उसे अपने पिता रघुवर प्रसाद के पिता जैसे दिखते थे। वह अपनी माँ को याद करती थी और रघुवर प्रसाद की माँ को ध्यान में देखती। स्वप्न में वह यहाँ के नीम के पेड़ के पास मायके का मुनगे का पेड़ देखती। मायके के आंगन में ससुराल की बीच कोठरी होती जिसमें रघुवर प्रसाद और छोटू का जन्म हुआ था। मायके के आंगन में लगी तरोई की बेल ससुराल के छप्पर पर फैली रहती। रघुवर प्रसाद के लिए इसी बेल की तरोई का साग यहाँ बनाते हुए अपने को देखती। दोपहर को जागती तो सबकी याद आती। नींद में होती तो खुद याद में चली जाती। नींद में उसे याद नहीं आती थी, नींद में वह याद को पा जाती थी। अधनींद में उसे लगता था कि उसे पुत्रीशाला जाना है और अब तक बस्ता नहीं जमाई है।
वह जागती हो या नींद में, संसार में जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता उसे अपने हाथ से, और जहाँ हाथ नहीं पहुँचता उसे मन ही मन संवारती। गांवों के घर की बीच कोठरी में ब्याह के बाद उसे रघुवर प्रसाद के साथ बसाया गया था। उस बीच कोठरी के दरवाजे में अंदर सांकल नहीं थी। दोनों के बीच संकोच की ठोस दीवार रहती थी। इस दीवार की सेंध से दोनों एक दूसरे को टटोलकर एक दूसरे का स्पर्श चुरा रहे होते। स्पर्श का अनजाना सुख इस तरह था जो किसी और तरह का नहीं था। सोनसी को बीच कोठरी में ले जाते समय रघुवर प्रसाद की मां ने बताया था कि दरवाजे के अंदर सांकल नहीं है, पर वह बाहर से सांकल लगा देगी। सोनसी उस रात से यह बताने को होकर अभी तक बता नहीं पाई थी। पोलका का सीना कब का हो चुका था, हाथी का पेट भी भर गया हो। वह उठी और घर आ गई। हाथी पीछे पीछे आया था और नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था। यह देख वह एक छोटी बच्ची की तरह मुस्कुराई थी। विभागाध्यक्ष ने प्राचार्य को बताया था कि साधु ने रघुवर प्रसाद के घर के सामने हाथी को लावारिस छोड़ दिया है। लावारिस साइकिल से रघुवर प्रसाद को मुक्ति मिल गई। विभागाध्यक्ष ने कहा, रघुवर प्रसाद साइकिल रखे होते तो हाथी से उनको पहले मुक्ति मिल जाती। प्राचार्य ने कहा, जी हाँ। विभागाध्यक्ष ने कहा, रघुवर प्रसाद से कहेंगे कि वे हाथी की रिपोर्ट लिखा दें, और जब हाथी की रिपोर्ट लिखाए तो साइकिल की भी लिखा दें। महाविद्यालय में छोड़ी गई साइकिल से रघुवर प्रसाद को अलग रखना चाहिए। हाँ, ठीक कहते हो, प्राचार्य ने कहा। कार्यालय का बाबू साइकिल की रिपोर्ट लिखा देगा और हाथी की रघुवर प्रसाद, दोनों साथ चले जाए और अलग अलग रिपोर्ट लिखा दें। रघुवर प्रसाद हाथी को लावारिस नहीं मानते। किस लिए? उनका कहना है कि हाथी साधु का है और यह सबको मालूम है। उसने तो हाथी को लावारिस छोड़ दिया है। साइकिल के वारिस की जानकारी नहीं है। साधु ने हाथी को रघुवर प्रसाद के विश्वास पर छोड़ा है, ऐसा उनका कहना है। धोखे से छोड़ा है। रघुवर प्रसाद मुश्किल में पड़ गए। उनकी सहायता करनी चाहिए। रघुवर प्रसाद ने हाथी की देखभाल के लिए आज की छुट्टी का आवेदन पत्र दिया था, परंतु मैंने फाड़ दिया। हाथी रघुवर प्रसाद की जिम्मेदारी कैसे हो गई यह समझ में नहीं आता, पूछना नहीं था। रघुवर प्रसाद ने कहा कि हाथी एक जीव है। वे महाविद्यालय आना जाना उस पर करते रहे। रघुवर प्रसाद को बुलाइए, उसी से बात करते हैं। रघुवर प्रसाद आधे दिन के अवकाश का आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष की टेबल पर रखकर घर चले गए थे। विभागाध्यक्ष उस समय प्राचार्य के कमरे में थे। विभागाध्यक्ष आवेदन पत्र लेकर प्राचार्य के कमरे में आए और कहा, रघुवर प्रसाद आधे दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र देकर घर चले गए हैं। इस आवेदन पत्र का क्या करें? रघुवर प्रसाद का आवेदन पत्र तो आप फाड़ देते हैं, प्राचार्य ने कहा। जी हाँ, विभागाध्यक्ष ने कहा। आवेदन पत्र उन्होंने फाड़ दिया। कागज फेंकने की टोकनी विभागाध्यक्ष की तरफ थी। बीच में टेबल थी। लाइए, मुझे दीजिए। प्राचार्य ने हाथ बढ़ाया तो विभागाध्यक्ष ने फटे टुकड़ों को पकड़ाया, जिसे टोकनी में डालकर वे काम में लग गए। लौटकर विभागाध्यक्ष भी अपने काम में लग गए। उन्हें रघुवर प्रसाद की कक्षा भी पढ़ानी थी। टेम्पो रघुवर प्रसाद को सड़क पर जाते ही मिल गया था। टेम्पो में एक बूढ़ा था और 5 औरतें थीं। 4-5 टोकनी से टेम्पो भरा था। नीचे पैर रखने की थोड़ी जगह थी। 2 टोकनियों में करेले भरे थे। एक एल्यूमिनियम के डब्बे में दूध था जो बूंद बूंद छलक जाता था। डब्बा बूढ़े का था। घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए रघुवर प्रसाद को टेम्पो में बैठना पड़ा। लौटते समय मिलने वाले दृश्यों की ओर उनका ध्यान कम जा रहा था। सिर्फ इतना ही ध्यान जाता था कि अब घर के समीप पहुंच रहे हैं। अभी हाथी के कारण बाहर उनका ध्यान था। इस ध्यान में वे टेम्पो से दोनों तरफ के दृश्यों को कठिनाई से देख पा रहे थे। टेम्पो से उतरते ही वे भागते चले।
जब उनको नीम के पेड़ के नीचे हाथी दिख गया तब वे धीरे धीरे और सुस्ताते हुए चले। सोनसी दरवाजे के पास बैठी थी, चावल बीन रही थी। सोनसी को रघुवर प्रसाद का आना मालूम नहीं था, आने की संभावना भी नहीं मालूम थी। वे जल्दी लौट आने की खुशी को सोनसी तक अपने पहुंचने के पहले पहुंचा देना चाहते थे। सोनसी, वे चिल्लाए। सोनसी फिर चिल्लाए। सोनसी ने उनकी पहली पुकार को भी सुन लिया था। अप्रत्याशित खुशी में थाली लिए वह उठकर खड़ी हो गई। हाँ, क्षण भर रुककर उसने कहा, यह निर्णय लेने के लिए कि क्या वह रघुवर प्रसाद तक दौड़ पड़े, ठिठक गई थी। ठिठक जाने की देरी के कारण उसने हाँ कहा था कि उसके पहुंचने के पहले उसकी हाँ रघुवर प्रसाद तक पहुंच जाए। दोनों पड़ोसियों के घरों में ताला बंद होने से आसपास उनका खुला हुआ एकांत था। हाथी ने भी रघुवर प्रसाद की आवाज सुनी होगी। तभी रघुवर प्रसाद की दृष्टि गली में पड़ी। गली से साधु एक आदमी का सहारा लिए हुए आता दिखा। रघुवर प्रसाद की आशा के विपरीत यह था। वे आश्चर्य से खड़े रह गए थे। सोनसी भी चावल की थाली लिए हुए उन तक आ गई थी। गली के सामने दोनों खड़े थे। साधु ने सोनसी को हाथ जोड़कर प्रणाम कहा। रात को जब आए थे तब तबीयत बहुत खराब थी। घर में चक्कर खाकर गिर पड़े, बेहोश पड़े रहे। हाथी की चिंता थी। इनके कहने से मैं हाथी को आकर देख जाता था और इनको बताता था कि हाथी ठीक है, चिंता की बात नहीं है। साधु के आदमी ने कहा, हाथी को एक मुट्ठी चावल दे दूं? साधु ने सोनसी से पूछा। सोनसी ने थाली आगे बढ़ा दी। दे दो, रघुवर प्रसाद ने कहा। एक मुट्ठी चावल उठाकर साधु ने हाथी के मुंह में डाल दिया। अब तबीयत ठीक है? सोनसी में पूछा। हाँ, सिर झुकाए हुए साधु ने कहा। साधु लज्जित था कि वह हाथी छोड़ जाने का अपराधी है। वह हाथी पर बैठकर जाने को हुआ। उसे जल्दी हाथी ले जाने की थी। चाय पीकर जाना, सोनसी ने कहा। चाय नुकसान करेगी, साधु के साथी ने कहा। सुस्ता लो, पानी पी लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब तबीयत अच्छी है, साधु ने कहा। साधु हाथी पर बैठकर चला गया। हाथी धीरे धीरे जा रहा था। साधु का साथी आदमी भी जाने को था तब रघुवर प्रसाद ने पूछा, क्या आप साधु का इलाज करते हैं? नहीं, मेरे पिता वैद्य हैं। चाय पिएंगे? नहीं, चाय नुकसान करती है, कहकर वह चला गया। सोनसी और रघुवर प्रसाद धीरे धीरे घर जा रहे थे। 4 कदम की दूरी का बाहर पूरे बाहर को लौटा रहा था कि उनका घर आखिरी एकांत में था। कमरे में भी इतना एकांत इकट्ठा हो गया था कि कब से एक एक क्षण को जमा किया गया हो। इस एकांत को दोनों एक साथ पा लेना चाहते थे। यह अकेले का एकांत नहीं था, साथ का था, इसलिए कोई आगे नहीं जा रहा था, साथ जा रहे थे। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा बंद किया पर वे अंदर से सांकल लगाना भूल गए। सोनसी को भी याद नहीं थी। एकांत को पाने की जल्दी थी। यद्यपि रघुवर प्रसाद सांकल लगाना भूल गए थे, पर दरवाजा उन्होंने ऐसे बंद किया था कि दरवाजा बंद होते ही वे घर समेत दूसरों से अदृश्य हो गए। कमरे के अंदर के फूल की एक कली इतने एकांत के एक क्षण को भी वे छोड़ना नहीं चाहते थे। उस बगीचे की सारी कलियों को चुन लेना चाहते थे कि सोनसी उनको गूंथे और वे सोनसी का श्रृंगार करें। रघुवर प्रसाद और सोनसी प्रेम का समय पा रहे थे। सोनसी एक एक क्षणों को गूंथती और रघुवर प्रसाद सोनसी के थोड़े थोड़े निर्वस्त्र शरीर को अलंकृत करते। सोनसी पूरी अलंकृत होकर निकली थी। रघुवर प्रसाद कुछ बोलते थे पर सोनसी उनको कल्पवृक्ष की तरह सुन रही थी। वृक्ष को सुनने में उसने वृक्ष की फुनगी को, एक एक पत्ती को, हरे फलों को सुना। एक हरे फल का उसने पकना सुना। उसने फल का मीठा होना सुना। एक पल को उसने कच्ची अमिया की तरह खट्टा सुना। पल के पकने के बाद उसने मंजरी को मादक सुना।
वह बार बार फूल के खिलने और फल के पकने को सुन रही थी। सुनने का मेला लगा था। अपने शरीर के अंदर उसने वृक्ष की जड़ को सुना। आखिरी में उसने वृक्ष के बीज को सुना। सुनो, सोनसी ने कहा। क्या है? बीच कोठरी के दरवाजे में अंदर सांकल नहीं लगी थी, सोनसी ने कहा। सुनकर रघुवर प्रसाद चौंक उठे। उन्होंने देखा दरवाजे में अंदर सांकल नहीं लगी थी। खिड़की खुली थी। खटिया की आड़ थी। रघुवर प्रसाद ने दरवाजे को अंदर से बंद किया। दोनों फिर लेट गए। लेटते ही रघुवर प्रसाद ने हाँ कहा। सोनसी के तब कहे का यह हाँ था। अम्मा ने पहले बता दिया था। कहा था वह बाहर से सांकल लगा देगी। तुम मुझको पहले बताई क्यों नहीं? कैसे बताती? क्या तुमने छपाक की आवाज सुनी थी? सोनसी ने फिर पूछा। पहले तालाब चुप था, फिर छपाक बोला था। तालाब ने मछली का उछलना कहा होगा, पर मुझको तालाब में परछाई पड़ने की लगातार आवाज आ रही थी। सोनसी अघाई हुई सी रघुवर प्रसाद के कान के पास करवट लेकर बोली। एक पक्षी तालाब के ऊपर उड़ रहा हो? नहीं, लगातार परछाई पड़ने की आवाज। रघुवर प्रसाद सोचने लगे। तालाब के ऊपर ठहरा हुआ बादल होगा, उन्होंने कहा। नहीं। किनारे का पेड़ होगा? नहीं। धूप की परछाई होगी? नहीं। दिन के प्रकाश की परछाई होगी? नहीं। तालाब के अंदर से निकली हुई चट्टान की परछाई? नहीं। किनारे के पेड़ के घोंसले की, उसमें चिड़िया के अंडों, बच्चों की चींची परछाई की आवाज। हो सकता है कमल के फूल की। हो सकता है, सोनसी ने धीरे से कहा। सोनसी के अंदर एक तालाब था, उसमें रघुवर प्रसाद की परछाई हो। ऐसे में उसे नींद आ गई। रघुवर प्रसाद भी कुछ और सोच पाते, वे भी सो गए। धीरे धीरे कमरे का उजाला कम होता जा रहा था। हो सकता है कमरे में तालाब की परछाइयां एक एक कर इसलिए उतर कर आ रही हो कि उनकी चर्चा क्यों बंद हो गई। इसलिए जब कमल की परछाई वहां आई हो तो कमल जैसा उजाला कम हुआ हो। फिर चिड़ियों के बच्चों की, चिड़ियों का घोंसले में लौटने का बेरा था, इसलिए ची ची की आवाज बहुत थी। फिर पेड़ की, फिर सूर्य के डूबने के बाद गहरे हो रहे आकाश की। जब उनकी नींद खुली तो तालाब में चंद्रमा की परछाई पड़ी। शायद इस छपाक की आवाज से उनकी नींद खुली हो। बहुत देर हो गई, सोनसी ने उठते हुए कहा। ग में ओ की मात्रा, गुड़िया बहुत दिन से नहीं दिखी। दूसरे बच्चे भी नहीं दिखते। खटिया की आड़ हो गई है। झांकने से हम लोग नहीं दिखते, इसलिए उन लोगों ने झांकना बंद कर दिया। मैं खटिया गिरा देती हूँ, कहकर सोनसी ने खटिया गिरा दी। जमीन से बिस्तर उठाकर खटिया पर डाल दिया। सुबह सोनसी पहले उठी थी। रघुवर प्रसाद सो रहे थे। सोनसी दीवार की तरफ थी। रघुवर प्रसाद के पैताने से वह खटिया से उतरी। खिड़की पर सोनसी की दृष्टि गई। एक सावली छोटी बच्ची खड़ी थी। सोनसी ने उसे मुस्कुराकर देखा। जाते जाते उसने बच्ची के सिर पर हाथ फिराया। जब वह झाड़ू लगा रही थी तब उसने ग में ओ की मात्रा गुड़िया सुना। सोनसी ने झांक कर देखा, गुड़िया सिलट पट्टी लिए खिड़की के नीचे पीठ टिकाए बैठी थी। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को जगाया। उठो, गुड़िया आ गई है। आंख मलते हुए रघुवर प्रसाद उठे और सीधे खिड़की के पास गए। अलसाए झांक कर पूछा, बाप में छोटी ओ की मात्रा बुढ़िया? नहीं, ग में छोटी ओ की मात्रा गुड़िया, गुड़िया ने जोर से कहा। रघुवर प्रसाद लोटे में पानी लेकर मुंह धोने बाहर चले गए। बाहर उन्होंने इधर उधर दूर तक देखा। उन्होंने ऊपर पेड़ों और आकाश की ओर भी देखा। यह सब दिख जाने के बाद वे अतिरिक्त कुछ दिख जाने की आशंका से मुक्त थे। उन्होंने मुंह धोया। खाली लोटा दरवाजे के पास अंदर रख पेड़ के पास गए।
इस दिनारंभ में बीड़ी पीने वाला लड़का वहां है या नहीं? वे उसकी उपस्थिति जांच लेना चाहते थे। जो दिख रहा था वह दिन के आरंभ की भर्ती थी। वे हाजिरी ले रहे थे। उन्होंने सूर्य कहा हो और कुछ चढ़ आए सूर्य ने उपस्थित कहा हो। सूर्य का उपस्थित कहना रघुवर प्रसाद के ऊपर सुबह की धूप का पड़ना था। ऊपर सिरस के पेड़ को उन्होंने सिर उठाकर झांका। लड़का वहां नहीं था। वे लौटने लगे, तब सुना, मैं यहाँ हूँ। रघुवर प्रसाद ने आसपास के पेड़ों को देखा, वहां नहीं यहाँ। उन्हें लगा गूलर के पेड़ में से पुकारा गया है। तब भी उन्होंने पूछा, कहाँ हो? गूलर के पेड़ में। रघुवर प्रसाद सड़क से नीचे उतरकर गूलर के पेड़ के पास गए। उस पेड़ में लड़का छुपा हुआ था। हो, तुमने पेड़ बदल दिया? रघुवर प्रसाद ने ऐसे पूछा जैसे उसने अपनी बेंच बदल दी। हाँ, लड़के ने कहा। दिनारंभ को कक्षा में वे उपस्थिति ले रहे थे, पर यह सबको अपनी उपस्थिति देना भी तो जैसे था। पेड़ बदले क्यों? उन्होंने पूछा। यह वाला पेड़ अच्छा है, लड़के ने कहा। पहले में क्या खराबी थी? रघुवर प्रसाद ने इस प्रकार कहा कि ऐसे में तो नुकसान हो जाएगा। एक पेड़ का नुकसान हुआ ना। पेड़ सबको मालूम हो गया था, ऊंचा था। यह पेड़ मुझको मालूम हो गया। किसी को बताना मत। बाद में दूसरे पेड़ में चला जाऊंगा। मैं नहीं बताता। मैंने पेड़ को किसी को नहीं बताया, पर इस पेड़ को नहीं बदलना। तुम्हारा पता हमको मालूम होना चाहिए। पेड़ बदलोगे तो बता देना। बता दूंगा, लड़के ने कहा। कितना अच्छा था कि इसी दिनारंभ में अम्मा और छोटू रिक्शे में आते दिखे। अम्मा, छोटू ने रघुवर प्रसाद को देखा नहीं था। पेड़ बाला लड़का अम्मा और छोटू को पहचानता होगा। अगर रघुवर प्रसाद उससे बात नहीं कर रहे होते तो वह रघुवर प्रसाद को पहले बता देता। रघुवर प्रसाद रिक्शा की ओर भागे। वे रिक्शे तक पहुंचते तब तक रिक्शा घर के सामने खड़ा हो गया था। सोनसी को भी मालूम नहीं था। छोटू एक झोला लेकर उतरा। छोटू निंदा सा लग रहा था। बस में ऊँघते आया होगा। फिर अम्मा उतरी। छोटू ने रघुवर प्रसाद को देख लिया। रघुवर प्रसाद रिक्शे के पास पहुंचते ही सोनसी को चिल्लाए, अम्मा आई हैं। जब रघुवर प्रसाद अम्मा के पैर छू रहे थे तभी छोटू ने रघुवर प्रसाद के पैर छुए। छोटू का सिर रघुवर प्रसाद के सिर से टकराया। रघुवर प्रसाद ने छोटू से कहा, फिर से सिर लड़ाओ नहीं तो सींग निकलेगी। रघुवर प्रसाद तनकर खड़े हो गए। छोटू कैसे सिर लड़ाता। कूदकर वह रघुवर प्रसाद के कंधे से लटक गया। तब भी वह रघुवर प्रसाद के सिर से अपना सिर नहीं छुआ पाया। जब रघुवर प्रसाद झुके तब छोटू ने सिर छुआया। रिक्शेवाले को पैसे देते देते अम्मा ने रघुवर प्रसाद को आशीर्वाद दिया था। रघुवर प्रसाद ने भी छोटू को खुश रहो का आशीर्वाद कहा था। अम्मा ने आशीर्वाद में जो कहा था वह बुदबुदाकर कहा था। रघुवर प्रसाद सुन नहीं पाए थे। उनका ध्यान भी नहीं था। सोनसी आ गई थी। सोनसी ने सिर को आंचल से ढाक लिया था। उसने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रख मन ही मन आशीर्वाद दिया। शायद सोनसी ने सुना हो। अम्मा लंगड़ा कर चल रही थी। अम्मा ने देखा बैटरी के गमले में लगे शोभा के पौधे घने हो गए थे। तुलसी कम बढ़ी थी। तुलसी बढ़ी नहीं बहू। पानी डालना रह तो नहीं जाता, बराबर पड़ता है अम्मा। जब मैं नहीं डालती तब रघुवर डाल देता है ना। हाँ अम्मा, पिछले महीने रघुवर डाला था। हाँ अम्मा, अने अब कब डालेगा? सोनसी को छोटी बच्ची की तरह गले लगाकर अम्मा ने पूछा। अभी समय है, धीरे से सोनसी ने कहा। पिताजी नहीं आए? सोनसी ने पूछा। वहां का काम भी देखना पड़ता है। तुम लोगों को देखने का मन था। छोटू के पिता ने भेजा है।
2 दिन रहकर चले जाएंगे। तुम लोगों को लड़का बच्चा हो जाए तो उनका मन काम छोड़कर आने को करे। अम्मा कम से कम हफ्ता भर रुक जाती, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहीं, तेरे पिता को खाने पीने की तकलीफ हो जाती है। चूल्हा में बनाएंगे खाएंगे। छोटू की पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल बंद है। ने काहे को लिए बंद है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। 4-5 दिन से रोज एक दो सांप निकल रहा था। एक लड़के के बस्ते के अंदर घुसकर बैठ गया था। आखिर मास्टर ने छुट्टी कर दी। सोनसी ने बोरा बिछा दिया था। उसमें लेटते लेटते अम्मा ने पूछा, हाथी आता है? कल परसों छोटू को उस पर जरूर बैठा देना। इसी लालच में साथ आया है। कभी कभी आता है। साधु की तबीयत खराब है, 2-4 दिन न आए, रघुवर प्रसाद ने कहा। दोनों पड़ोसी के यहाँ ताला लगा है। हाँ, कई दिनों से नहीं है, सोनसी ने कहा। आ जाते तो उनसे भी मिलना हो जाता। जितना पूछना था अम्मा ने सब पूछ लिया। सोनसी चाय बनाकर ले आई थी। चाय पीकर अम्मा फिर लेट गई। सोनसी अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा लंगड़ा क्यों रही थी? पैर दुख रहा है, दबा दूं? सोनसी धीरे धीरे पैर दबाने लगी, पर अम्मा ने मना कर दिया। सबेरे सबेरे पैर दबवाना अच्छा नहीं लगता। घुटने में दर्द है। वहां घर से नहा धोकर निकली थी। 3 बजे रात को नहा ली थी। पहली बस पकड़नी थी। छोटू भी नहा लिया है। तुम चौका रसोई का काम करो, मैं थोड़ी देर ले दूंगी। बहू झोले में 2 छोटी लौकी रखी हैं, साग के लिए निकाल लेना। गई। सोनसी को याद आया। वह कपड़े में बंधे सोने के कड़े ले आई। अम्मा के पास बैठ। अम्मा सो गई क्या? सोनसी ने पूछा। नहीं, क्या है? सोनसी ने अम्मा के हाथ में कड़े पकड़ा दिए। क्या है? कड़े हैं, बूढ़ी अम्मा ने दिए हैं। अम्मा ने कड़े देखे, वह बहुत खुश हो गई। अच्छा है, संभाल कर रख दे। सोनसी कड़े की पोटली कैलेंडर के खीले में फिर टांगने जा रही थी, पर अम्मा ने संभाल कर रखने को कहा था तो पेटी में रखने लगी। बहू कड़े पहनकर तो दिखा। अम्मा ने लेटे लेटे फिर कहा। सोनसी ने कड़े पहन लिए। कुछ देर बाद अम्मा ने पूछा, हाँ अम्मा, तो दिखाई क्यों नहीं? अम्मा ने कहा। वह अम्मा के पास खड़ी हो गई। अम्मा उठकर बैठ गई। सोनसी के दोनों हाथ पकड़कर अम्मा ने कड़े देखे। कड़े के अलावा भी जो कुछ रोज की कंघी चोटी का साज श्रृंगार था, अम्मा ने देखा। सूर्य रोज निकलता था, आज भी निकला था। सोनसी नित नई सुबह थी। आज की सुबह भी नित नई सुबह। अब कड़ा मत उतारना, पहनी रहना, अम्मा ने कहा। थी। खिड़की से हवन की सुगंध आ रही थी। जिधर बरगद का पेड़ था उधर से हवा आ रही होगी। तीज त्योहार की हवा थी। हवन की सुगंध आ रही है, अम्मा ने कहा। सांस खींचकर सोनसी ने कहा, हाँ अम्मा। रघुवर प्रसाद ने भी गहरी सांस ली। छोटू वहां आ गया था। देखा देखी उसने भी गहरी सांस ली। आज कोई त्योहार है क्या बहू? कैलेंडर देखना। नहीं है अम्मा, सोनसी ने कैलेंडर देखकर कहा। हवन की सुगंध से रघुवर प्रसाद को बड़ का पेड़ याद आया। सोनसी को भी याद आया कि बड़ के पेड़ के पास शिवलिंग की तरह पेड़ था। छोटू और रघुवर प्रसाद ने खाना खा लिया था। छोटू बाहर चला गया। बीमारी के बाद भी साधु आ गया था। साधु ने छोटू को हाथी पर बैठा लिया था। जब महाविद्यालय जाने के लिए रघुवर प्रसाद निकले तब पीछे सोनसी भी आई। छोटू हाथी से उतरा, रघुवर प्रसाद हाथी पर बैठ गए। उन्होंने साधु से कहा, नहीं आना था, टेम्पो से चला जाता, हाथी को नहलाने धुलाने निकलना था। रास्ते में तो महाविद्यालय है। मेरी तबीयत ठीक है। रघुवर प्रसाद और सोनसी ध्यान देने लगे थे कि साधु हाथी को उठने बैठने चलने के लिए क्या कहता है।
हाथी चला गया। छोटू कुछ देर वहीं खड़ा रहा। सोनसी अंदर आ गई थी। शाम को जब रघुवर प्रसाद आए तब सोनसी अम्मा के साथ बाहर बैठी थी। सोनसी ने चाय की तैयारी पहले से कर ली थी। हाथी को आता देख वह चाय चढ़ा आई। अम्मा ने कहा था कि साधु को बिना चाय पिए जाने मत देना। रघुवर प्रसाद उतरे। छोटू फिर हाथी पर बैठना चाहता था। रघुवर प्रसाद ने मना कर दिया। अम्मा ने साधु से चाय पीकर जाने के लिए कहा। साधु को जल्दी थी पर सोनसी ने कहा चाय बन गई है। वह थोड़ी देर में चाय ले आई। रघुवर प्रसाद और साधु ने चाय पी, फिर साधु चला गया। रात को छोटू खा पीकर खटिया पर पहले से सो गया था। अम्मा ने कहा जाओ लोग कहीं घूम आओ। तुम? नहीं अम्मा, जाने का मन नहीं है, सोनसी ने कहा। सोनसी अम्मा के पास जमीन पर बैठी थी। रघुवर प्रसाद खटिया पर लेट गए। सोनसी ने सोने के लिए नीचे बिछा दिया था। उसी पर अम्मा आंख मूंदे पड़ी थी। थक गई थी। 2-3 बजे रात को उठी थी। दोपहर को 5 मिनट के लिए आंख लगी थी। सोनसी और अम्मा दोपहर भर बात करते रहे थे। रघुवर प्रसाद और सोनसी चुप थे। कुछ देर की लगातार चुप्पी में सोनसी उठी और खटका दबाकर बत्ती को बुझा दिया। अम्मा के पास सोनसी लेट गई। दोनों चुप थे, तब भी सोनसी को लगा कि रघुवर प्रसाद ने कहा है तुम्हारा जाने को मन नहीं था पर मेरा मन था। सोनसी ने करवट ली तो पीठ रघुवर प्रसाद की ओर हो गई। सोनसी की चुप में रघुवर प्रसाद को सुनाई दिया अम्मा को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं था। सोनसी सो गई। तब भी सोते में उसने सुना अकेली कहा। छोटू तो था। रघुवर प्रसाद भी सो गए। फिर भी उन्होंने सोनसी को सुना अम्मा के साथ रहेंगे तो अम्मा को अच्छा लगेगा। क्या तुम अभी उठ सकती हो? नहीं, मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। तुम जगाओगे तो उठ जाऊंगी। मैं भी गहरी नींद में सो रहा हूँ। तुम जगाओगी तो उठ जाऊंगा। तुम जगा दो। अम्मा उठ गई तो? मैं नहीं जगा सकता। तुम ही जगा दो। मुझे जगाने को क्यों कहते हो? रात को रघुवर प्रसाद पानी पीने जब उठे तो अम्मा की नींद खुली। रघुवर प्रसाद है क्या? मुझको भी पानी दे दे बेटा, अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद ने अम्मा को पानी दिया। सोनसी सो रही थी। रघुवर प्रसाद खटिया पर जाकर सो गए। तभी अम्मा के पास सोई सोनसी नींद में बोली अम्मा मेरा बस्ता कहाँ है? सोनसी स्कूल जाने का सपना देख रही थी। सवेरे ले लेना, अभी सो जा। अम्मा ने देखा कि छोटू का पैर खटिया से नीचे लटक रहा है। छोटू के सोने को बड़बड़ाते हुए अम्मा उठी। छोटू के लिए खटिया में जगह नहीं थी। रघुवर पता नहीं कैसे सोता है। रघुवर, रघुवर, उधर सर्क कर सो। उन्होंने ताकत से रघुवर को सरका थोड़ी जगह छोटू के लिए बनाई। छोटू के लटके पैर को खटिया में रखा तो छोटू ने फिर पैर लटका लिया। इससे तो अच्छा था छोटू जमीन पर सो जाता, खटिया से गिर न जाए, अम्मा ने सोचा। छोटू नीचे जमीन पर सो जा बेटा, अम्मा ने 2-3 बार सोने के लिए कहा। छोटू नहीं उठा, पर रघुवर प्रसाद को नींद में लगा कि अम्मा उसे नीचे सोने के लिए कह रही हैं। वे उठे और नीचे सोनसी के पास सो गए। अम्मा अरे अरे कहती रह गई। अम्मा को समझ में नहीं आया क्या करें। हार कर वे खटिया पर चली गई। फिर दीवार की तरफ करवट लेकर सो गई। सोनसी सिकुड़ी सिमटी सोई थी कि अम्मा को कड़ा वाला हाथ न लग जाए। गहरी नींद में जब उसने करवट ली तो कड़ा वाला हाथ रघुवर प्रसाद के मुंह में लगा। वे चौंक कर बैठ गए। कैसा सोती है, सोनसी को देखकर उन्होंने कहा। पर सोनसी उनके पास कहाँ आ गई। सोनसी तो अम्मा के पास सोई थी और अम्मा खटिया पर सो रही हैं। वे बिल्कुल भूल गए कि वे खटिया पर सो रहे थे।
उन्हें लगा कि वे जमीन पर छोटू के साथ सो रहे थे। सोनसी खटिया से उठकर नीचे आ गई। छोटू को अम्मा के पास जगह दिखी होगी तो वह अम्मा के पास चला गया। उन्होंने सोनसी को फुसफुसाकर उठाया। सोनसी, ऐ सोनसी उठो तो। क्या है? उठकर सोनसी बैठ गई। धीरे बोलो, तुम तो अम्मा के पास सो रही थी, यहां मेरे पास कैसे आ गई? हाँ, मैं अम्मा के पास सो रही थी। छोटू कहाँ गया? सोनसी चकित थी। छोटू अम्मा के पास चला गया। अब क्या करें? सोनसी ने कहा। तुम्हारा कड़ा मुंह में लगा था, इसलिए नींद खुल गई, नहीं तो सुबह तक सोते रहते। पानी पियोगे? धीरे से सोनसी ने पूछा। हाँ, पी लूंगा। रघुवर प्रसाद बैठे हुए थे। वह गुंडी से पानी निकाल कर लाई। कड़ी चूड़ियों के साथ नब्जे, इसलिए उसने ऊपर सरका लिया कि हाथ में कसे रहेंगे। पानी पीकर रघुवर प्रसाद लेट गए। तुम भी लेट जाओ। मैं नहीं लेटती, अम्मा देखेंगी तो क्या सोचेंगी? कहाँ लगी? माथे में। सोनसी ने रघुवर प्रसाद के माथे को छुआ जैसे स्पर्श का लेप लगाया हो। रघुवर प्रसाद ने हाथ हटा दिया। दूर दूर लेट जाते हैं, सोनसी ने कहा। वह रघुवर प्रसाद से दूर खिसक कर लेट गई। रघुवर प्रसाद भी उससे कुछ दूर सरक गए। रघुवर प्रसाद लंबे थे। सोनसी के पैर से उन्होंने अपना पैर जानबूझकर छुआया तो सोनसी ने अपना पैर हटा लिया। रघुवर प्रसाद को हल्का सा ख्याल आ रहा था कि वे ही खटिया पर सो रहे थे। ऐसा होता तो सोनसी कहती, अम्मा बेसुध सो रही थी। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि लंबी चौड़ी धरती हो और दोनों धरती पर सोए हों, तब भी यही लगेगा कि दोनों साथ साथ सो रहे हैं। चाहे वे उत्तरी ध्रुव की धरती पर हों और सोनसी दक्षिणी ध्रुव की धरती पर। क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग खटिया नहीं हो सकते? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच छोटू को सुला दिया जाए तो ठीक रहेगा। वे उठे। उन्होंने छोटू को दोनों हाथों से उठाया, बीच में छोटू को सुला दिया। तुम चाहो तो अम्मा के पास सो जाओ, धीरे से उन्होंने कहा। सोनसी अंधेरे में आंख खोले देख रही थी। खिड़की से चंद्रमा का उजाला कमरे में था। छोटू को सोनसी ने चादर उड़ा दिया था। करवट लेते ही रघुवर प्रसाद का पैर सोनसी से छुआया। सोनसी ने अपना पैर नहीं हटाया। रघुवर प्रसाद को नींद आ गई। दोनों सो गए। सोते में सोनसी ने सुना, तुमने पैर नहीं हटाया? सोते हुए रघुवर प्रसाद ने सुना, हाँ। दोनों गहरी नींद से और गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह जब अम्मा उठी तो उसने अपने सिवाय सबको जमीन पर सोते हुए पाया। उसने सोचा अब की रात खटिया उठा देंगे और सभी जमीन पर फैल कर सो सकेंगे। अम्मा को किसी को उठाने का मन नहीं हुआ। जब तक सोए सोने दो। अम्मा ने नहीं उठाया था, पर सुबह के उजाले ने सोनसी को उठा दिया। सोनसी के उठते ही अम्मा ने कहना शुरू किया, छोटू खटिया से पैर लटकाकर सोता है। जमीन पर सुलाने के लिए उसे उठाने लगी। वो तो नहीं उठा। रघु ने सोचा कि उसको उठाया जा रहा है। वह उठा और जमीन पर सो गया। सोनसी दोनों हथेलियों से सामने से बालों को समेटते जूड़ा बनाते पड़ी थी। छोटू कब जमीन पर नीचे आ गया? खटिया से गिरा तो नहीं? सोनसी कुछ नहीं बोली। बहू, छोटू खटिया से गिरा तो नहीं था? नहीं गिरा था। ये उठाकर नीचे सुलाए थे, सोनसी ने कहा। हुए हंस, चलो ठीक है। खटिया पर इसको दीवाल की तरफ सुलाना चाहिए, नीचे गिरने का डर नहीं रहेगा। रघुवर को उठा दो बहू। दोनों जने तालाब से नहा धोकर आ जाना, छोटू उठेगा तब मैं झाड़ू लगा दूंगी। अच्छा, मैं रघुवर को उठा देती हूँ, अम्मा ने फिर कहा और रघुवर को उठाया। खिड़की पर बच्चे नहीं आए थे। अभी उनके आने का बेरा नहीं हुआ था। सोनसी रघुवर के कपड़े लिए थी। खिड़की से दोनों कूदे। सोनसी पहले कूदी थी।
रघुवर पगडंडी में सोनसी के पीछे चल रहे थे। सोनसी के पीछे चलना उन्हें अच्छा लग रहा था। सोनसी किसी दिशा में नहीं जा रही थी, इसलिए लगता था दिशाएं सोनसी के पीछे चली आई थी। केवल एक दिशा रघुवर प्रसाद के लिए आगे जाते हुए स्वयं सोनसी थी। सामने और आजू बाजू का दृश्य सोनसी के पीछे आने के लिए अपनी बारी में खड़ा था। सोनसी के आगे निकलते ही उधर की धरती, पेड़ पत्ती सोनसी के पीछे आ जाते। जब एक तालाब जो सफेद कमल से भरा था पीछे छूट गया तो रघुवर प्रसाद ने पूछा, किस तालाब में नहाएंगे? इसी तालाब में, सोनसी ने कहा। तालाब वहां था। जैसे हो गया था कि सोनसी वहां नहाएगी। यह तालाब की इच्छा थी, ऐसा भी समझना चाहिए। रघुवर प्रसाद और सोनसी तालाब के किनारे पत्थर पर खड़े रहे। तालाब उनके पैरों के पास रास्ता देखता हुआ था। पानी में लकीरों जैसा कंपन था। वे कूदने वाले होंगे की आशा में तालाब सिहरा हुआ था, या उनकी छाया पड़ने की छपाक से लकीरों जैसी लहर उठी होगी। तभी पलक झपकते ही साड़ी उतार सोनसी तालाब में लेटी हुई सी कूदी और पानी में लेटी हुई छपाक हुई कि पानी का बिस्तर था। सोनसी के पीछे तालाब में रघुवर प्रसाद गिरे से कूदे कि सोनसी के साथ किसी अदृश्य रस्सी से बंधे थे। सोनसी कूदी तो वे खिंचा गए। अरे कपड़े नहीं उतारे? तैरते तैरते सोनसी ने पूछा। कपड़ा उतारने का समय नहीं मिला, तुम कूद गई थी। दोनों पास पास आराम से तैर रहे थे। अधिक गहरे में नहीं थे। स्वच्छ गहरे पानी का लंबा चौड़ा बिछा हुआ तालाब था। सांस रोककर दोनों डुबकियां लगाते। डुबकी से बाहर निकलकर हवन की सुगंध से भरी हवा में गहरी सांस लेते। हवा की सुगंध का एहसास उनको पानी के अंदर सांस रुके होने के बाद भी होता था। नहा धोकर दोनों बढ़ के पेड़ की ओर चले। वहां शिवलिंग की तरह पेड़ था। पेड़ के शिखर से लताओं की डाल निकली थी। इन लताओं में अनेक रंगों के फूल थे। हो सकता है वृक्ष में जब फूल चढ़ाए जाते हों तो वे पेड़ में उग जाते हों। यह भी हो सकता था कि अलग अलग समय में फूल के रंग बदल जाते हों। इस समय सफेद रंग के फूल थे। फूल पेड़ से मुरझाने के पहले गिरकर बिखर जाता था। जिसके पास यह फूल होता उसी के लिए अर्पित लगता था। सोनसी के पास बहुत फूल पड़े थे। सोनसी ने फूल चुने और आंचल में लपेटकर कमर में खोंस लिए। रास्ते में बैठे बैठे बोहारते हुए बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा को देखकर रघुवर प्रसाद को याद आया कि सोनसी के हाथ में कड़े नहीं हैं। कड़े कहाँ हैं? तुम्हारे कपड़े निकालते समय मैंने पेटी में रख दिए थे। बूढ़ी अम्मा सुस्ता लो, सोनसी न कहा। बूढ़ी अम्मा से झाड़ू लेकर सोनसी वहां झाड़ू लगाने लगी। जल्दी जल्दी उसने आसपास पूरा बौहार दिया था। बस इतनी जगह भर बची थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा। नहा धो लिए? बूढ़ी अम्मा ने फिर पूछा। हाँ अम्मा, दोनों ने कहा। बूढ़ी अम्मा के पास एक छोटी टोकनी मकोई से भरी थी। मुट्ठी मुट्ठी भर मकोई उन्होंने लिया। छोटू भी तो आया है? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। सोनसी ने कुछ और मकोई लेकर आंचल में बांध लिए। धुले हुए कपड़े सोनसी के कंधे पर थे। उसी पर सोनसी ने बंधे फूल और मकोई की पोटली को लटका लिया था। एक जगह पेड़ों से बंधे 2 झूले थे। झूलों में छोटे छोटे बच्चे कानों के पास मुट्ठी बांधे सो रहे थे। एक छोटी लड़की बच्चों को ताकने के लिए वहां थी। पास ही एक सूखा नाला था। उस नाले में पेड़ से झड़े हुए सूखे पत्ते थे। नाले में भूरे रंग की कई चिड़िया पत्तों को चोंच से पलटाकर कीड़ों को ढूंढ रही थी। लड़की का ध्यान चिड़ियों की तरफ था। हवा से झूले धीरे धीरे हिल रहे थे। 2 फैली तनी रस्सी पर पुरानी साड़ी को तहाकर बनाया गया झूला था। तोड़दाई कहाँ है? सोनसी ने पूछा। मकोई बीनने गई है, लड़की ने शर्मा कर कहा। पेड़ के नीचे टोकनी भर मकोई रखी थी। एक फटे कपड़े से टोकनी ढंकी थी। सोनसी का मन हुआ कि वहां दोनों बच्चों को उठाकर अपनी गोद में बैठा ले।
पगडंडी पर रघुवर प्रसाद सोनसी के फिर पीछे हो गए। जैसे पैर के चिन्ह छूटते हैं उसी तरह आगे चल रही सोनसी के पीछे सोनसी के चाल की लय के छूटे हुए चिन्ह की तरह सब कुछ सब तरफ था। लय का दृश्य था। तालाब लय का तालाब था। पेड़ लय का था। पेड़ में खिले फूल लय थे। लय की पगडंडी थी। रघुवर प्रसाद के पैरों में चलते हुए थिरकन थी। आकाश से लेकर धरती तक सोनसी और रघुवर प्रसाद का घराना था। जो स्थिर था उसका झूमना स्थिर झूमना था। एक बड़ी चट्टान झूमते हुए स्थिर दिख रही थी। रघुवर प्रसाद सोनसी की चाल देखते हुए चल रहे थे। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? सोनसी ने मन ही मन सब जानकर पूछा। तुम्हारा चलना देखते हुए चल रहा हूँ, रघुवर प्रसाद ने चुप रहकर मन ही मन उत्तर दिया। थे झाड़ियों में कपड़े सुखाने के बाद सोनसी कमरे में कूदी। रघुवर प्रसाद पहले कूद गए। अम्मा कहाँ गई? छोटू भी नहीं है, बाहर बैठे होंगे। देर हो गई। हाँ देर हो गई। झाड़ू लगी थी, अम्मा ने बोहार दिया था। दोनों बाहर आए। छोटू अम्मा के पास बैठा था। छोटू रुकने की जिद कर रहा था और अम्मा कल सुबह की बस से जाने को कह रही थी। छोटू कह रहा था कि अम्मा बस से अकेली चली जाए। स्कूल खुल गया होगा, अम्मा छोटू से कह रही थी। अम्मा 1-2 दिन रुक जाओ। तब सोनसी ने कहा, जाना पड़ेगा। रघुवर के पिता को अकेले दिक्कत होगी। 2 दिन का कहकर आई थी। अम्मा जानती थी कि छोटू अभी रुकने को तैयार है, कल जाने के समय रिक्शे में सबसे पहले बैठ जाएगा। अम्मा मान गई कि छोटू रुक जाएगा। छोटू ने कहा कि वह अम्मा को छोड़ने बस स्टैंड तक जाएगा। ने तू किसके साथ गांव जाएगा? रघुवर प्रसाद ने पूछा। अकेले चला जाऊंगा, छोटू ने कहा। छोटू ने रघुवर प्रसाद से पूछा, आज हाथी आएगा? आज नहीं आएगा, आज इतवार है। साधु की तबीयत भी ठीक नहीं है। वह रहता कहाँ है? छोटू ने पूछा। खैरागढ़ बाड़ा में, कल मैंने उससे पूछा था। वहां राजा का खंडहर मकान है। मकान की दालान में वह रहता है और हाथी पेड़ से बंधा रहता है। उधर घूमने चलेंगे? छोटू ने पूछा। तुम तो रुक रहे हो, फिर कभी चलेंगे? छोटू ने कुछ नहीं कहा। अम्मा अंदर चली गई तो सोनसी ने रघुवर से कहा, अम्मा रुक जाती तो अच्छा था। छोटू का भी मन है। पेड़ पर छुपने वाले लड़के का पिता सड़क पर डंडा लिए सोनसी को दिखा। सोनसी ने रघुवर को बताया, वह आदमी बीड़ी पीने वाले लड़के का पिता है जो डंडा लिए है। उसे तो कई बार देखा है। डंडे वाला आदमी इधर उधर देखते हुए जा रहा था। अपने लड़के को ढूंढ रहा है ताकि पकड़कर घर ले जाए। पकड़कर ले जाने के लिए नहीं, लड़के को दिख जाने के लिए ढूंढ रहा है। लड़का उसे न दिखे पर छुपा हुआ लड़का उसे देख ले, जिससे उसे मालूम हो जाए कि उसका ददा घर पर नहीं है। लड़का बता रहा था कि जब तक ददा घर पर रहता है वह घर नहीं जाता। अपने घर से दूर जा रहा है कि लड़का समझ ले कि वह बहुत देर तक नहीं लौटेगा। रघुवर प्रसाद ने कहा। डंडे वाला सतर्कता से इधर उधर देख रहा था। लड़के को यदि वह धोखे से देख ले तो लड़के को पता न चले कि उसने देखा है। रात में जब रघुवर प्रसाद लड़कों को पढ़ाते थे तब वह डंडा लिए सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दे जाता था। बिजली के नीचे पढ़ने वाले लड़कों के पास यूं ही खड़ा हो जाता था। रघुवर प्रसाद सड़क पर पढ़ाते थे इसलिए उसे कुछ कह नहीं सकते थे। सड़क सबके आने जाने के लिए थी। वहां लड़कों के चारों तरफ कुछ लोग भीड़ लगा ले तो क्या कर सकते थे? मना तो नहीं कर सकते थे। कक्षा में पढ़ाते होते तो मना करते। सड़क पर गाय आकर खड़ी हो जाती थी, पगुराते हुए वहीं बैठ जाती थी। लड़कों के पास गोबर या पेशाब करने लगती थी, तब वहां से हटना पड़ता था। बिजली के खंबे के नीचे पर्याप्त उजाला रहता था। बिना कंडील के पढ़ाई हो जाती थी और मिट्टी तेल की बचत हो जाती।
बिजली के खंबे को टेबल लैंप की तरह इधर उधर ले जा सकते तो उसको किसी एकांत जगह ले जाते। इतने सारे खंभों में एक दो खंबे कम हो जाते तो फर्क नहीं पड़ता। सड़क पर अंधेरा होते ही सन्नाटा हो जाता। आदमियों का हल्ला बिल्कुल नहीं था। सड़क के कुत्तों के भौंकने का कभी कभी बहुत हल्ला होता था। रात को आती जाती बैलगाड़ी का ध्यान रखना पड़ता था। गाड़ी चलाने वाले जब ऊँघते तब बैल यद्यपि सड़क पर अपनी मर्जी से ठीक ठीक चल रहे होते, पर कभी एकदम किनारे हो जाते, फिर उस किनारे से हटते हटते सड़क के दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगते। ऐसे में संभलना पड़ता था। बिजली के खंबे के पास पेड़ थे। पेड़ पर उजाले में कीड़े खाने घुडघू, उल्लू आदि पक्षी बैठे होते। घुडघू या उल्लू सुन न ले, इसलिए लड़के आपस की बातचीत में किसी का नाम न लेते थे। लड़कों का कहना था कि यदि उल्लू नाम सुन ले तो उस नाम को वह याद करता था। जिसका नाम वह याद करता वह धीरे धीरे दुबला होकर मर जाता था। धोखे से नाम निकल जाने पर राम का नाम लेते थे और बच जाते थे। डंडे वाला आदमी रघुवर प्रसाद को पहचानने लगा था और रघुवर प्रसाद को हाथ जोड़कर जुहार करता था। रघुवर प्रसाद और सोनसी ने देखा कि गूलर के पेड़ से लड़का कूदा और भाग गया। वह घर गया होगा। उसने ददा को देख लिया था। रघुवर प्रसाद ने कहा, लड़के के ददा को बुलाकर बात करता हूँ। बात करना पर गूलर के पेड़ के बारे में मत बताना। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। परंतु रघुवर प्रसाद के बुलाने के पहले छोटू ने उसे आवाज दे दी, डंडा वाले भैया। ओह, डंडा वाले भैया। आदमी ने पलटकर देखा। छोटू हाथ हिलाकर बुला रहा था। पास आकर उसने रघुवर प्रसाद और सोनसी को राम राम कहा। अपने लड़के को ढूंढ रहे हो? सोनसी ने पूछा। हाँ बाई, घर नहीं आता। मेरे को बाहर घूमते देख लेगा तो घर चला जाएगा। उसको मारना मत, प्यार से समझा देना। बस एक बार मारा था बाई, बीड़ी पीता है। इसके बाद वह भागता रहता है। मिले तो समझाओ। घर नहीं आता, छुपकर दूर से देखता रहता है। घर पर रहता हूँ तो डंडा दरवाजे पर छोड़ देता, डंडा देख लेगा तो जान जाएगा कि मैं घर पर हूँ। तुम्हारा लड़का खाकी पैंट पहनता है ना, 10-12 साल का, उसको जानता हूँ। वह कभी कंघी नहीं करता। वही है महाराज, 10 साल का है। छोटू की तरफ देखकर बोला, इसके समान। तुम कल सुबह छुपकर मेरे घर आ जाना। तुम्हारे लड़के को मैं समझा दूंगा। समझ जाएगा तो अपने साथ घर ले जाना। घर से निकलना तो डंडा मत लाना, दरवाजे पर छोड़ देना। लड़का घर नहीं जाएगा। लड़के ने भी बताया था कि ददा का डंडा देखकर वह घर आता जाता है। सोनसी जब उसको पेड़ पर चढ़ा देखती तो कभी कभी उससे बात कर लेती थी। सोनसी से आंख मिलाकर वह बात नहीं कर पाता था। सोनसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती और खोद खोद कर उससे पूछती, तब बताता था। पेड़ के ऊपर देखते हुए सोनसी को बात करते कोई देखता तो वह यही सोचता कि सोनसी या तो पेड़ से बात कर रही है या चिड़िया से, गिलहरी से भी सोच सकता था। किसी लड़के से बात कर रही है यह कभी ध्यान में नहीं आता। दोपहर को जब खाने बैठती तब पेड़ को देख लेती थी। लड़का दिख जाता तो उसे खाने के लिए बुला लेती, कभी वह खुद आ जाता। सोनसी को खाने में देर होती तो उसे पहले परोस देती, नहीं तो वह कोने में खाने के लिए सिर झुकाए बैठा रहता। रात को सबके जमीन पर सोने के लिए अम्मा ने खटिया दीवार से सटाकर खड़ी कर दी थी। जमीन पर बिस्तर बिछा दिया गया था। अम्मा को सुबह 5 बजे की पहली बस से जाना था। अम्मा ने याद कर सोनसी को कड़ा पहनने के लिए फिर कहा था। सोनसी कड़ा पहनी हुई थी। खटिया के पास रघुवर प्रसाद लेटे थे। फिर अम्मा, छोटू और सोनसी सब जल्दी लेटे गए थे कि सुबह जल्दी उठना होगा। सोनसी ने पूरी बना ली थी, सुबह खाने के लिए और रास्ते में छोटू के लिए। अम्मा,
अभी कड़ा उतार देती हूँ, सोते में छोटू को लग न जाए। सोनसी ने कहा, तू मेरे पास आ जा, छोटू किनारे चला जाएगा। छोटू सोनसी के बाएं तरफ था। सोनसी अम्मा के पास चली जाती तो छोटू सोनसी के दाहिनी तरफ रहता। छोटू को तब भी कड़ा लग सकता था। अम्मा, छोटू को अभी भी कड़ा लग जाएगा, सोनसी ने कहा। मैं उधर आ जाती हूँ, तू मेरी जगह आ जाना, अम्मा ने कहा। ऐसे में सोनसी रघुवर प्रसाद के पास चली जाती। अम्मा को यह ध्यान नहीं था। अम्मा उठकर बैठ गई थी कि सोनसी इधर आ जाए। इधर आ जा, अम्मा ने फिर कहा। सोनसी का मन हुआ चुपचाप चली जाए। वहां अम्मा, धीरे से फिर भी सोनसी ने कहा। अम्मा को तब ध्यान आया। अच्छा, छोटू को रघुवर के पास कर देते हैं, अम्मा ने कहा। छोटू को रघुवर के पास सरका दिया गया। अम्मा सोनसी के पास चली गई। अब अम्मा को कड़ा न लग जाए, उससे रहा नहीं गया। अम्मा, तुमको न लग जाए, कल बस में जाना भी है। अम्मा सोनसी से कुछ दूर सरकती हुई झल्लाकर बोली, नहीं लगेगा, इतनी जगह तो है, किसी को कड़ा लगा था क्या? सोनसी ने चुपचाप दूसरी तरफ करवट ले ली। अच्छा, कड़ा उतार दे, सुबह पहन लेना, अम्मा ने कहा। सोनसी ने कड़ा उतारकर अपनी तकिया के नीचे रख लिया। रघुवर प्रसाद चुपचाप आंख मूंदे पड़े सोच रहे थे कि पहले सोनसी सो जाए तब सोए। छोटू सो गया था। सोनसी और अम्मा देर रात तक बात करती रहीं। बीच में बात करते करते चुप हो जाती तो रघुवर प्रसाद सोचते कि दोनों सो गईं। सोनसी तब पूछती, अम्मा सो गई? सोई नहीं, तेरे को नींद आ रही हो तो सो जा, मेरा बात करने का जी कर रहा है। पर क्या बात करूं, कुछ पूछो तो बताऊं। अम्मा, तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम कितनी बड़ी थी? सोनसी ने पूछा। 11 साल की थी। शादी के बाद भी गुड़ियों का खेल अच्छा लगता था। मायके जाती तब अपनी गुड़िया से बहुत खेलती थी। तेरे से बहुत छोटी थी। ससुराल में खेल नहीं पाती थी। माँ बाप की बहुत याद आती तब रोने लगती। रघुवर के पिता 14 साल के थे। चुप कराते कराते वे भी रोने लगते थे। अम्मा, तुम पाठशाला जाती थी? सोनसी ने पूछा। तो अम्मा हंसी। आंख मूंदे हुए रघुवर प्रसाद भी मुस्कराए। अम्मा की हंसी सुनकर नींद में छोटू भी हंसा होगा। दूसरी कक्षा तक पढ़ी। बहू, तेरा और पढ़ने का मन हो तो रघुवर से जरूर पढ़ लेना। रघुवर के पिता छुपकर मुझे पढ़ाते थे। मेरे पिता भाई तपेदिक से जल्दी मर गए। सास कठोर थी। ससुर मेरे ब्याह के 4 माह बाद मर गए। कैसे मर गए अम्मा? सबेरे दिशा मैदान से लौट रहे थे। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे से निकले तो किसी ने नाम लेकर आवाज दी। अकड़ कर बोले, कौन है? तो कहा, रुक जा। नहीं रुकता, कहकर चले आए। बड़ी बड़ी मूंछ थी। डंडा रखते थे, पगड़ी बांधते थे। सुबह सुबह का अंधेरा था, कंडील ले जाना भूल गए थे। घर आए तो बुखार था, फिर उठे नहीं। अम्मा चुप हो गईं। सोनसी भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद अम्मा ने पूछा, बहू सो गई? नहीं अम्मा। रघुवर से बड़ी एक बेटी और थी। सांवली थी पर रघुवर से रंग साफ था, सुंदर थी। बड़ी माता में वह भी मर गई। कितनी बड़ी थी अम्मा? 3 साल की थी। रघुवर तब हो गया था। छोटा था, महीने भर का। काला दुबला पतला। रघुवर हुआ तो सास बहुत खुश हुई। अच्छा नहीं दिखता था। देखकर सास ने कहा था, लड्डू गोल नहीं है तो क्या, लड्डू तो है। रघुवर को देखकर सास की सारी बीमारी दूर हो गई। परोगा के दुख से बीमार पड़ गई थी। परागा उनके साथ सोती थी। परागा कौन अम्मा? मेरी बड़ी लड़की बेटी। अम्मा चुप हो गई। सोनसी सोच रही थी कि अम्मा ने परागा को बेटी कहा था कि उसे। सोनसी से रहा नहीं गया।
वह पूछ बैठी, अम्मा तुमने बेटी किसको कहा था? हाँ बेटी। दोनों को, अम्मा ने फिर कहा। इस बार भी अम्मा हंसी। सोनसी का मन रघुवर के बारे में पूछने का बहुत था। सोच रही थी कैसे पूछे। बहुत देर तक चुप रही तो अम्मा ने फिर पूछा, सो गई क्या? नहीं अम्मा, ऐसे ही बात करो, अच्छा लग रहा है। अम्मा, इनके पैर के घुटने के नीचे चोट का निशान कैसे हुआ? अरे रघुवर को मलाई खुरचन अच्छी लगती थी। एक बार कढ़ाई में दूध ओंटा रही थी, उसकी खुरचन थी। रघुवर को मैं बुलाई, खुरचन खा ले। वह दौड़ते आया और चौके सामने रखे सिल से टकरा गया। मांस छिल गया था, हड्डी दिखने लगी थी। रो रहा था। मुंह में थोड़ी खुरचन डाल दी तो कुछ देर के लिए चुप हो गया। रघुवर के पिता अस्पताल से पट्टी बंधवा लाए थे। ओंटाया हुआ दूध जो थोड़ा रघुवर के पिता के लिए था, रघुवर ने पिया था। उसकी जांघ में भी कटे का निशान है। हाँ अम्मा, बोलते बोलते सोनसी रुक गई। बाई जांघ में लंबा कटे का निशान था। सोई तो नहीं? नहीं अम्मा। सुन रही है ना? हाँ अम्मा। गांव में सर्कस आया था। लोहे के तार का घेरा बना था। सब लोग सर्कस देखने गए। छोटू नहीं हुआ था। रघुवर बहुत ऊधमी था। सीधे तो चलता नहीं था। तार के बीच से निकलने लगा तो फंस गया। लोहे के कांटे से चिरा गया था। बहुत खून बहा। सर्कस नहीं गए, सीधे अस्पताल गए। रघुवर रोता, अस्पताल नहीं सर्कस चलो की जिद करता था। अम्मा चुप हो गई। बहुत देर तक चुप रही। सोनसी ने पूछा भी, अम्मा सो गई? तो अम्मा ने कुछ नहीं कहा। इस बीच सोनसी सो गई। अम्मा सोई नहीं थी, बीते हुए में चली गई थी। थोड़ी देर बाद पूछा, बहू सो गई? सोनसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा सो जा, कहकर अम्मा सोनसी की तरफ करवट लिए सो गई। अम्मा का बाया हाथ सोनसी के ऊपर था। रघुवर प्रसाद भी सो गए। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को नींद में सुना, तुम सो गई? हाँ, तुम नहीं सोए? मैं भी सो गया। कितनी देर हो गई? तुम सोई, उसके बाद सोए रहो, सवेरे जल्दी उठना है। हाँ, रिक्शा लाने पहले मोटर स्टैंड जाना पड़ेगा। सब गहरी नींद में सो गए। दूर बिजली कड़कने लगी थी। फिर पास बिजली कड़की। किसी की नींद नहीं खुली। पहले धीरे धीरे पानी गिरा, फिर जोर से। रघुवर प्रसाद ने नींद में सोनसी को सुना, लगता है पानी गिर रहा है। हाँ, गिर रहा है। गहरी नींद में सोनसी ने सुना, पेड़ पर लड़का बैठा होगा, भीग रहा होगा। हाँ, भीग रहा होगा। तुम उठो, उसको यहां बुला लो। बिजली फिर कड़की। रघुवर प्रसाद उठकर बैठ गए। टटोल कर उन्होंने खटका दबाया। सोनसी भी उठ गई। अम्मा ने पूछा, 3 बज गए क्या? नहीं अम्मा, 2 बजा है। सो जाओ। मैं सोती हूँ, 3 बजे उठा देना। अच्छा, रघुवर प्रसाद ने कहा। ने बिजली पेड़ पर न गिर जाए, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद रबड़ की चप्पल पहने छत्ता लेकर दरवाजे का पल्ला सावधानी से खोलकर बाहर निकले। दूसरा पल्ला खोलते तो अम्मा के सिर से टकराता। सोनसी ने दरवाजा उड़का दिया था। पानी के छींटे अंदर आ रहे थे। बाहर बिजली के उजाले में गिरती हुई पानी की बूंदें जीवित बूंदें की तरह लग रही थी। पतंगों की तरह बूंदें थी। झुंड के झुंड पतंगों की तरह बूंदें बिजली के उजाले में धरती की तरफ आती या हवा के झोंकों से झुंड के झुंड इधर या उधर हो जाती जो बौछारें थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।